स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम की डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। यू डू नो दैट सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम स्टडी IQ का इनिशिएटिव है, जहां पे हम आपकी मदद करना चाहते हैं फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023। आई होप दैट यू आर ऑल प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं टू डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड करंट अफेयर्स। I hope that you have seen your previous videos where we discussed biotechnology, we discussed different diseases, different pathogens in news, we discussed space related current affairs also। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि कई बार एनर्जी से जुड़े हुए सवाल आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई क्या खबरें हैं जो करंट अफेयर्स का भाग बनी है, दूसरी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन राइट नाउ। सबसे पहले एनर्जी में बात करते हैं सोलर पावर के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, और एक अपडेट लेते हैं कि इंडिया में सोलर एनर्जी का स्टेटस क्या रहा था 2022 में। रिसेंटली ये हमें पता चला कि 2022 साल भारत के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा था। आप जानते हैं कि जो हमारा नेशनल सोलर मिशन था, जिसकी शुरुआत हुई थी यूपीए के समय पे, लेकिन नेशनल सोलर मिशन के टारगेट्स को रिवैम्प किए एनडीए सरकार ने। 2014 के बाद नेशनल सोलर मिशन के टारगेट्स को और भी एनहांस किया गया, जहां पे हमारा टारगेट क्या था कि 2022 तक 2022 तक हम लोग 100 गीगावाट सोलर पावर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ऑल दो हम लोगों ने टारगेट तो अचीव नहीं किया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 2022 का जो साल था वो एक रिकॉर्ड ईयर था हमारे लिए, क्योंकि 2022 में हम लोगों ने 13 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी को ऐड किया था इन द ईयर 2022, व्हिच इज क्वाइट ह्यूज, बहुत ह्यूज नंबर है वो। बट इस प्रोग्रेस के बावजूद हम लोग अपना 100 गीगावाट का टारगेट अचीव नहीं कर पाए। 2022 में हम लोगों ने 13 गीगावाट के आसपास इंस्टॉल किया, और 2022 राइट दिसंबर, लिटिल लेस देन दिसंबर के आसपास हमारी एनर्जी कैपेसिटी स्टूड एट 63 गीगावाट। अगर हम लोग आज की बात करें, वी माइट बी समवेयर अराउंड 67-68 गीगावाट सोलर पावर, बट हमारे यहाँ पे डेफिसिट जरूर हो गया था। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर नेशनल सोलर मिशन के बारे में सवाल आ जाए कि नेशनल सोलर मिशन में हम लोगों ने 100 गीगावाट का टारगेट अचीव कर लिया है, या फिर इंडिया में आपको ध्यान रखना है कितना सोलर पावर है। 100 गीगावाट तक नहीं पहुंचे हम लोग, वी आर समवेयर इन बिटवीन 60 एंड 70, 60 से 70 गीगावाट के बीच में है। सबसे ज्यादा सोलर पावर हमारे यहाँ पे, हमारे देश में निकलती है राजस्थान से, और ये आंकड़े हैं अप्रोक्सीमेटली दिसंबर 2022 के आसपास के। राजस्थान टॉप पे आता है, सेकंड इज कर्नाटका एंड थर्ड इज गुजरात टिल दिसंबर 2022। ये आपको ध्यान रखना है। तो सोलर एनर्जी कैपेसिटी रिकॉर्ड अचीव किया हम लोगों ने 2022 में। डिस्पाइट दैट थोड़ा सा शॉर्टफॉल जरूर रहा, ऑलमोस्ट 30% का शॉर्टफॉल रहा इन अचीविंग द टारगेट। ठीक है, सोलर पावर के बाद चलिए बात करते हैं विंड प्रोजेक्ट्स के बारे में। देखिए, विंड प्रोजेक्ट्स के बारे में एक रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स विल पीक, या फिर विंड पावर प्रोजेक्ट्स विल पीक इन 2024, यानी कि हमारी पीकिंग होगी 2024 तक, उसके बाद में कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो सकती है, ये हाईलाइट किया गया। तो इंडिया में अलग अलग तरह के विंड पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप जानते हैं कि विंड पावर प्रोजेक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक तो लैंड बेस्ड, आपने देखा होगा कहीं पे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, वहां पे अगर आपने एक विंड मिल देखा है तो वो लैंड बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स है, यानी कि ऑन शोर विंड फार्म्स है, यानी कि विच आर ऑन द लैंड। लेकिन आजकल हम लोग विंड एनर्जी को हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं इवन ऑन वाटर, राइट। नए नए पावर प्लांट्स, विंड बेस्ड पावर प्लांट्स हम लोग बना रहे हैं पानी के ऊपर, फ्लोटिंग पावर प्लांट्स, दोज आर कॉल्ड द ऑफशोर विंड फार्म्स, जहां पे इंस्टॉल करेंगे हम लोग ऑन वाटर बॉडीज। ठीक है, इस तरह के फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भी काफी प्रोमिनेंट हो रहे हैं। विंड जो ऑन ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट भी काफी प्रोमिनेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो विंड एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट्स है उसको बताया गया कि दे आर गोइंग टू पीक बाय 2024, उसके बाद में धीरे धीरे शायद डिक्लाइन हो सकता है, ये बताया एक रिपोर्ट ने। अभी जो विंड एनर्जी है, आप जानते हैं कि हम लोग कैसे हार्नेस करते हैं विंड एनर्जी,
विच विल रोटेट दिस पर्टिकुलर रोटर ब्लेड। आपने देखा होगा ये रोटर ब्लेड घूमेगा, रोटर ब्लेड की जो स्पीड है उस स्पीड को एनहांस करेगा आपका गियर बॉक्स, जिसकी वजह से आपका टरबाइन घूमेगा या फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, जिसको हम लोग धीरे धीरे कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। अब अगर हम लोग विंड एनर्जी की बात करें, एमएनआरई हमें बताता है कि विंड एनर्जी का भारत में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। भारत में पोटेंशियल ऑलमोस्ट 650 गीगावाट, 650 से भी ज्यादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 670 गीगावाट के आसपास है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग कंप्लीट विंड एनर्जी को हार्नेस करेंगे तो इतना हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल कितना प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में? 2022 तक का हमारा टारगेट बना हुआ था 60 गीगावाट का, लेकिन हम लोगों ने अचीव किया है 39 गीगावाट के आसपास। अभी फिलहाल 39 गीगावाट हमारी जो एनर्जी आती है वो विंड एनर्जी से आती है, यानी कि अभी भी जो मेजर चंक ऑफ एनर्जी आती है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से आती है। ऑलमोस्ट 50% और लिटिल मोर देन 50% कम्स फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। उसके बाद में लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, वी डू हैव सोलर पावर प्लांट्स, वी डू हैव विंड पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी है। न्यूक्लियर एनर्जी हमारी है अप्रोक्सीमेटली अबाउट 6780 मेगावाट। हमारी जो एनर्जी आती है वो न्यूक्लियर सोर्सेस से आती है, आपको ध्यान रखना है, राइट। यानी कि 6 से 7 गीगावाट के आसपास हमारी आती है न्यूक्लियर से, और विंड उससे भी ज्यादा है, विंड इज अराउंड 39 गीगावाट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो विंड एनर्जी है क्या? विंड एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस चीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कई सारी पॉलिसीज आ चुकी है। देखिए, सरकार की तरफ से एक हाइब्रिड पॉलिसी भी आई हुई है। सरकार की तरफ से सोलर और विंड प्रोजेक्ट की हाइब्रिड पॉलिसी आई हुई है, जहां पे हम लोग ग्रिड कनेक्टिविटी करना चाहते हैं कि एक बड़ा ग्रिड बनाएंगे जहां पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के हाइब्रिड सिस्टम्स हम लोग बनाएंगे, ताकि हमारे देश में एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। इसके अलावा हमारा ऑफशोर विंड पॉलिसी भी ऑलरेडी है। 2015 से ही हमारी ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है, जहां पे बताया गया कि हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस चीज को हम लोग हार्नेस करेंगे, और वाटर बेस्ड यानी कि वाटर बॉडीज के ऊपर भी हम लोग विंड फार्म्स या फिर विंड मिल सेटअप कर सकते हैं, जिससे एनर्जी हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा जियोथर्मल पावर भी काफी चर्चा का विषय था पिछले साल। एक जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कमीशन किया गया, जिसके साथ बना रहा ओएनजीसी। ओएनजीसी ने पार्टिसिपेट किया टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय जियोथर्मल एनर्जी इन पुगा। पुगा आता है लद्दाख में, तो लोकेशन बेस्ड चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। पुगा वैली कहां पे आता है? पुगा वैली आता है आपको लद्दाख में। पुगा वैली इज सिचुएटेड इन दी चंगथंग वैली इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख। बेसिकली 22-25 किलोमीटर दूर है सॉल्ट लेक वैली से। ठीक है, और पुगा वैली में बहुत सारे आपको हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे। जहां पे भी जियोथर्मल एनर्जी होती है वहां पे आपको स्प्रिंग्स मिलेंगे, गीजर्स मिलेंगे। पुगा वैली में आपको हॉट सल्फर स्प्रिंग मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है विच प्लेस इज रिनोन फॉर हॉट सल्फर स्प्रिंग, दैट इज द पुगा वैली। अब ये जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या है? धरती के अंदर की एनर्जी। द हीट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और यानी कि अर्थ के अंदर वाली हीट को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और जियोथर्मल एनर्जी का मैंने आपको उदाहरण बताया, जैसे न्यूजीलैंड में बहुत सारे आपको स्प्रिंग्स, गीजर्स मिलेंगे, जिससे आपको गर्म पानी मिलेगा। तो कई बार यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, जैसे लद्दाख वडाख में जहाँ पे भी स्प्रिंग्स है, तो वहाँ पे पानी को, गर्म पानी को बेदिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इवन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कैसे होगा? आपको ध्यान रखना है कि जियोथर्मल एनर्जी की वजह से जो गर्म पानी आएगा, इस गर्म पानी को मैं स्टीम में कन्वर्ट करूंगा, इस स्टीम से मैं टरबाइन को रन करूंगा और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करूंगा, है ना। और यही किया इन पुगा इन लद्दाख, और यहाँ पे इन्वॉल्व था ओएनजीसी, राइट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो आप जानते हो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। एक नवरत्ना कंपनी, आपको ध्यान रखना है, एक नवरत्ना कंपनी है, राइट। इससे पहले अलग अलग कैटेगराइजेशन होती है, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज नवरत्ना कंपनी, ओएनजीसी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी का प्रोजेक्ट पुगा वैली में, लद्दाख में तो है ही है, लेकिन इसके अलावा दूसरी जगह पे भी कई सारे जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स भारत के हैं, जैसे कि मणिकरण में है, हिमाचल प्रदेश में, जलगांव में है, तपोवन में है,
जलगांव में है, तपोवन में है, बाकरेश्वर वेस्ट बंगाल में है, तुआ में है गुजरात में। तो जगह जगह पे जियोथर्मल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, जिस जो ऑलरेडी हम लोग जियोथर्मल एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, इंडियन फिजिकल फीचर्स में हम लोग अलग अलग जियोथर्मल प्रोविंसेस में डिवाइड कर चुके हैं हमारे देश को, जैसे कि हिमालयन प्रोविंस है, सहारा वैली है, कैम्बे बेसिन है, नर्मदा तापी बेसिन है, नॉट तोपी, नर्मदा तापी बेसिन है, गोदावरी बेसिन है, राइट, महानदी बेसिन है, जहां पे हम लोगों ने जियोथर्मल प्रोविंसेस बनाए हैं, जहां हम लोग जियोथर्मल एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी काफी चर्चा का विषय रहा है। तो इसके ऊपर सिंपल से सवाल आपको बन सकते हैं। अब सवाल फैक्ट बेस्ड तो काफी कम आ जाते हैं यूपीएससी में, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी का मतलब आपको पूछा जा सकता है, जियोथर्मल एनर्जी के एप्लीकेशंस किस तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर अगर जैसे नॉर्मल यूसेज के लिए जैसे गर्म पानी है, रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, गर्म जो पानी है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आई इस बार एनर्जी से जुड़ी हुई, ओटेक प्लांट की। ठीक है, यहां पे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट सेटअप किया गया। ये काफी इंटरेस्टिंग है, ओटेक प्लांट। इनफैक्ट इसके ऊपर भी हम लोगों ने यूट्यूब पे एक सेपरेट डिस्कशन की हुई थी, स्पेशल डीसैलिनेशन प्लांट्स इन लक्षद्वीप करके। आपको याद होगा क्या हुआ कि एनआईओटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये एनआईओटी है कहां पे? ओशन टेक्नोलॉजी एनआईओटी का सेंटर है, आपको पता है, इट इज इन चेन्नई। तो एनआईओटी ने क्या किया, इसने एस्टैब्लिश किया एक 65 किलोवाट का थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट। अब सवाल उठता है कि थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट है क्या, और इसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज के लिए कर सकते हैं। देखिए, थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल थर्मल एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट ओशन थर्मल एनर्जी। ये है क्या? ओशन में आप जानते हो कि ओशन थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, डीसैलिनेशन प्लांट के लिए भी। अब यहाँ पे बेसिक बेसिक जो प्रिंसिपल क्या है, आप जानते हैं कि अगर ये एक ओशन का सरफेस है, आप जानते हो कि अगर आप ओशन में डीप चले जाए तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा। पानी का टेम्परेचर यहां पे क्या होगा, आप जानते हो कि सरफेस के पास पानी का टेम्परेचर होगा थोड़ा सा वार्म, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको कोल्डर वाटर मिलता जाएगा। तो मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल करता हूं इन दी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्रोजेक्ट। वार्म वाटर और कोल्ड वाटर के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उस चीज का मैं इस्तेमाल करता हूं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब यहां पे होता कैसे है, देखिए, जो वार्म सरफेस वाटर होता है जो अप्रोक्सीमेटली 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैं एवापोरेटर में इस्तेमाल करूंगा। इसको एवापोरेटर में इस्तेमाल करूंगा, यानी कि इससे मैं स्टीम बनाऊंगा। आपका वाटर वेपर यानी कि स्टीम जाएगा, टरबाइन रन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब जो वाटर, जो स्टीम है यहाँ पे, इस स्टीम को मुझे कूल डाउन भी तो करना है, इस स्टीम को मुझे कूल डाउन करना है। और इस कूलिंग के लिए यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में मैं जो कोल्ड डीप वाटर होता है ऑलमोस्ट 3 to 7 डिग्री सेल्सियस का, उसको इस्तेमाल करूंगा हीट एक्सचेंजर में, यानी कि कंडेंसर में। अब इससे क्या होगा, जो स्टीम यहाँ पे बनी है, जिससे टरबाइन रन हुआ, इससे इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ली, ठीक है। अब जो पानी है, ये जो पानी कंडेंसर में कूल हुआ, ये तो अच्छा पानी है। स्टीम से जो अब स्टीम है, स्टीम बना है, स्टीम को मैंने कूल कर लिया तो फ्रेश वाटर हो गया, तो पानी भी डिसैलिनेट हो गया, मतलब पानी में से सॉल्ट निकल आया। एक तरफ आपको फ्रेश वाटर भी मिला, एक तरफ आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिली। इसी इलेक्ट्रिसिटी को मैं इस पर्टिकुलर पूरे प्लांट को रन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है तो आई कैन सेंड इट थ्रू ट्रांसमिशन केबल्स ऑल्सो। दैट्स द बेसिक आइडिया। तो आपको ध्यान रखना है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन मतलब क्या होता है। यहां पे ओशन थर्मल एनर्जी, यानी कि आई एम नॉट यूजिंग एग्जैक्टली द जियोथर्मल एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी, बट आई एम यूजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जो सरफेस वाटर है जो गर्म है, वार्म है, और जो डीप वाटर से जो कोल्ड है, इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस को इस्तेमाल करते हुए मैंने ऐसा प्लांट डिजाइन किया हुआ है जहां पे एनर्जी का इनपुट कम लगता है, जिससे मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं, जिससे साफ पानी यानी कि डीसैलिनेटेड वाटर, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर भी मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं। इस तरह की प्लांट लगी है कावाराती में, लक्षद्वीप में, जिसको एनआईओटी ने डेवलप किया है। नॉट जस्ट इन इंडिया, बट कई सारे दूसरे कंट्रीज में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। जैसे इजराइल इज नोन फॉर डीसैलिनेशन, दे हैव आल्सो यूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टडी आईक्यू का
सबसे यूनिक तरह का प्रोग्राम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है और इसका 2025 बैच शुरू होने वाला है। आपको ध्यान देना है 2025 का जो बैच है शुरू हो रहा है जल्दी। अब ये काफी लंबा प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पे 2025 की प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी करोगे, 2025 का अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो आपकी कंप्लीट एक्सपेंसेस जो मेंस की प्रिपरेशन की होगी, आपकी लॉजिंग की, आप स्टडी आईक्यू के सेंटर पे आओगे, वहां पे आप प्रिपरेशन करोगे, कंप्लीट मेंस की प्रिपरेशन करोगे, इंटरव्यू की गाइडेंस भी आपको मिलेगी, सब कुछ हमारी तरफ से होगा। So this is a long program जहाँ पे there is already mentorship available, group mentorship available. So Study IQ will be guiding you, hand holding you throughout your preparation from prelims till your interview. The 2025 P2I batch is starting very soon from 5th April. तो जो भी कॉलेज के छात्र हैं जो 2025 में पास आउट होने वाले हैं, अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर पे हैं तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। क्लासेस ऑनलाइन होगी, आपको कहीं रिलोकेट होने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स तक कहीं रिलोकेट होने की जरूरत नहीं। प्रीलिम्स के बाद अगर आप चाहो तो यू कैन कम टू स्टडी IQ सेंटर जहां पे एवरीथिंग वुड बी डन बाय अस। डू एनरोल फॉर इट, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड राहुल लाइव। श्योर राहुल लाइव यूज करोगे तभी आपको सबसे मैक्स डिस्काउंट मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले कुछ सालों में। इनफैक्ट कई सारी खबरें आई पिछले साल 2022 में अबाउट द इमर्जेंस ऑफ द टोरस टेक्नोलॉजी और द टोकामाक टेक्नोलॉजी, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने खबरें सुनी चाइना से भी, हम लोगों ने खबरें सुनी USA से, हम लोगों ने खबरें सुनी यूरोपियन टोरस फैसिलिटी से भी। आप जानते हो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक जॉइंट यूरोपियन टोरस फैसिलिटी है जिसने 59 मेगाजोल फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस की। ठीक है, अब आपको समझना है ये फ्यूजन होता क्या है। प्लीज रिमेंबर, जब भी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, राइट, न्यूक्लियर एनर्जी की डिस्कशन अगर हम लोग करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग हार्नेस कर सकते हैं दो पर्टिकुलर टाइप से, राइट। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड वन फ्रॉम फिजन, एक फिजन से हम लोग कर सकते हैं, दूसरा हम लोग कर सकते हैं फ्यूजन से, है ना। अब फिजन तो आपको बेसिकली पता है, जितने भी हमारे देश में अभी जो न्यूक्लियर प्लांट्स हम लोग बात करेंगे ना, कुदनकुलम प्लांट, काइगा प्लांट, काकरापारा, जैतापुर में जो बनने वाला है, हर जगह पे जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है हमारे फिजन पे चलते हैं। अब फिजन में होता क्या है, फिजन में एक बिग न्यूक्लियर जैसे कि यूरेनियम, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ केवल यूरेनियम यहाँ पे, बट यूरेनियम के बदले हम लोग दूसरे फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम एक्सेट्रा। तो यूरेनियम ब्रेक हो जाएगा दो न्यूक्लियस में, यूरेनियम ब्रेक हो जाएगा अनदर न्यूक्लियस 1, न्यूक्लियस 2, इसके साथ साथ आपको देगा एनर्जी। ये बेसिक फंडा है। अब इस एनर्जी का मैं इस्तेमाल करूंगा और स्टीम बनाऊंगा, स्टीम बना के टरबाइन को रन करूंगा, टरबाइन रन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। दैट इज द बेसिक आइडिया, है कि नहीं? करेक्ट। अब फ्यूजन क्या होता है? अब फ्यूजन देखिए, नॉर्मली अभी तक कहीं पे भी पूरे विश्व में नोवेयर कमर्शियल लेवल का फ्यूजन रिएक्टर किसी ने भी नहीं बनाया है। प्लीज रिमेंबर दिस, नोवेयर इन द वर्ल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को अभी तक किसी ने परफेक्ट नहीं किया है, कोई कमर्शियल फ्यूजन रिएक्टर्स नहीं है। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल लेवल पे फ्यूजन एनर्जी को हार्नेस करने के लिए अभी तक आइडिया नहीं आई है, यानी कि कमर्शियल स्तर पे नहीं हुआ है। अब फ्यूजन होता कहां पे? फ्यूजन हैपेंस इन सन। फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे जो न्यूक्लियस है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कंबाइंस विद इटसेल्फ टू फॉर्म हीलियम, हीलियम ब्रेक होता है, फिर से हाइड्रोजन एक साइक्लिक रिएक्शन में चले जाते हैं। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि जो आपका एनर्जी सबस्ट्रेट है, बेसिकली जो आपका हाइड्रोजन रिएक्ट करवाना है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन फ्यूज होगा और आपको थर्मल एनर्जी देगा, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी देगा बेसिकली बिकॉज ऑफ हीट। अब सबसे पहले रिएक्शन कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अराउंड 10,000 डिग्री सेल्सियस आपको फ्यूज कराने के लिए चाहिए। उसके बाद सस्टेनेबली उसको इस्तेमाल भी तो करना है, और उसी लिए अभी तक कमर्शियल लेवल पे कहीं पे भी रिएक्टर्स नहीं बने जिससे कि हम लोग सस्टेनेबली रिएक्शन करा पाए। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इन लोगों ने क्या किया। जैसे ये जो खबर आई थी यूरोपियन टोरस फैसिलिटी से, इन्होंने 59 मेगाजोल ऑफ एनर्जी सस्टेनेबली इन्होंने प्रोड्यूस किया, यानी कि कुछ सेकंड के लिए 59 मेगाजोल यानी कि अप्रोक्सीमेटली 11 मेगावाट के आसपास इन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस की
लेकिन आपको ध्यान रखना है, इन्होंने अभी तक जैसे इवन जो यूरोपियन टोरस एक्सपेरिमेंट, इट हैज नॉट अचीव्ड दैट पॉजिटिविटी, यानी कि ये 59 मेगाजोल एनर्जी सस्टेनेबली प्रोड्यूस करने के लिए कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा एनर्जी पंप इन की हुई है। तो अगर किसी भी फैसिलिटी को मुझे इस्तेमाल करना है तो नेट पॉजिटिविटी चाहिए ना। 59 मेगाजोल एनर्जी आ रहा है, तो अगर मैं समझ लो 30 मेगाजोल एनर्जी डालूंगा, 59 मेगाजोल एनर्जी निकालूंगा, तो प्लस में रहूंगा ना, 19 मेगाजोल प्लस में रहूंगा। लेकिन अभी तक केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो देश है जिन्होंने पिछले साल यानी कि 2022 में अनाउंस किया कि हम लोगों ने नेट पॉजिटिविटी अचीव की है इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब इस फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेन रखने के लिए क्या चाहिए? इस फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेन रखने के लिए एक टेक्निक डेवलप की हुई है जिसका नाम है टोकामाक। जो टोकामाक है, टोकामाक ये रशियन साइंटिस्ट ने डेवलप की हुई एक आइडिया है। टोकामाक एक एक्रोनिम भी है, रशियन नेम है, काफी टंग ट्विस्टर है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, मैग्नेटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा टू कन्फाइन द प्लाज्मा। जहां पे रिएक्शन होगा, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा, उसको एक पर्टिकुलर सस्टेनेबल शेप में, जिसको हम लोग टोरस शेप कहते हैं, इसीलिए हर जगह आप सुनोगे टोरस, टोकामाक। ये जैसे कि डोनट, आपने डोनट खाया होगा, मीठा डोनट, राइट? जैसे डंकिन डोनट्स होता है। डोनट क्या होता है? या फिर यार देसी अपना जो वड़ा होता है, वड़ा समझ लो। वड़ा, वड़ा जो शेप है, दैट इज द मोस्ट सस्टेनेबल शेप टू कन्फाइन द प्लाज्मा फॉर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और यही चीज हर जगह फॉलो होती है, आपको ध्यान देना है। अगर आपने खबरों में सुना है कि यूरोपियन लोग कर रहे हैं, वो भी टोकामाक इस्तेमाल कर रहे हैं, यूएस कर रहा है, वो भी टोकामाक इस्तेमाल कर रहा है, चाइना कर रहा है, वो भी टोकामाक इस्तेमाल कर रहा है, अगर इंटरनेशनल स्तर पे कहीं पे चल रहा है, वो लोग भी टोकामाक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो है ITER एक्सपेरिमेंट, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये डेवलप किया जा रहा है फ्रांस में। यहाँ पे 35 कंट्रीज साथ में आई हैं और इनका मैंडेट या फिर इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है कि ये चाहते हैं कि 500 मेगावाट सस्टेनेबली फ्यूजन एनर्जी का डेवलपमेंट ये लोग करना चाहते हैं। ध्यान रखना है, इसमें भारत भी शामिल है। और भारत ने पिछले ही साल यानी कि 2022 में खबरें आई थी, भारत ने ITER को हम लोगों ने सप्लाई की थी क्रायोलाइंस, क्रायोस्टैट, क्रायोजेनिक सिस्टम, यानी कि ठंड रखने के लिए। आपको ऑफ कोर्स यार, अब पूरा एक्सपेरिमेंट इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे चल रहा है तो इसको कंटिन्यूसली कूल डाउन भी करना पड़ेगा सस्टेनेबली। तो उसके लिए भारत ने पाइपलाइन वगैरह सप्लाई की हुई है, अलग अलग कंपनीज बनी हुई है, गुजरात बेस्ड कंपनी ने यहाँ पे किलोमीटर्स टुगेदर क्रायोलाइंस सप्लाई की हुई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, हमारा खुद का भी एक टोकामाक बना हुआ है जिसका नाम है आदित्य। इनफैक्ट इसका सेकेंड वर्जन भी अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, और ये है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में। तो कहीं पे भी आपको सवाल बने, टोकामाक से सवाल बने, टोरस से सवाल बने, या फिर ये है क्या, ये एक मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट सिस्टम है जिसमें प्लाज्मा को एक जगह पे सीमित रखने के लिए, ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सस्टेनेबली हो, जिससे हम लोग एनर्जी को हार्नेस कर सके, उसके लिए टोकामाक का इस्तेमाल किया था। जैसे चाइना ने भी आर्टिफिशियल सन की जो बात की थी, ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, इन्होंने तो बताया कि हम लोग 2040 तक सक्सेसफुली एक आर्टिफिशियल सन बना लेंगे। चाइना ने घोषित कर दिया है ना। तो कहीं पे भी आप देखो, जहां पे भी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हो रही है, तो अभी तक सबसे सूटेबल कैंडिडेट या फिर सबसे सूटेबल टेक्नोलॉजी जो हमें अभी तक लगी है वो है टोकामाक टेक्नोलॉजी या फिर टोरस टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ द प्लाज्मा फॉर थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यही है हर जगह, ठीक है। सो इसको चाइना ने डेवलप नहीं किया है, पहली बार कुछ रशियन साइंटिस्ट ने इस आइडिया को डेवलप किया था। एवरीवेयर द सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग टेस्टेड, इंडिया में भी चल ही रहा है, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे विश्व में कहीं पे भी कमर्शियल स्तर पे फ्यूजन रिएक्टर्स नहीं है, केवल फिजन रिएक्टर्स चलते हैं। और इन फिजन रिएक्टर्स में ही हाल ही में नीति आयोग ने बताया कि कहीं ना कहीं हमें छोटे से फिजन रिएक्टर्स यानी कि छोटे से मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने की मुहिम में लगना चाहिए, क्योंकि इसका काफी यूटिलिटी हो सकता है। अब ये जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? देखिए, जब भी हम लोग टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, लेट मी जस्ट राइट हियर फिजन।
फिजन रिएक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे कन्वेंशनल रिएक्टर्स होते हैं दे आर मोर देन 700 मेगावाट। आप कोई भी देख लो, छोटे छोटे, जैसे फॉर इंस्टेंस कूदनकुलम देख लो, 1000 मेगावाट का होगा। तो जितने भी आपको कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मिलेंगे मोर देन 700 मेगावाट मिलेंगे। तो यहाँ पे नीति आयोग ने बताया कि वी मे एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड इवन इन फ्यूचर प्रॉब्ली माइक्रो रिएक्टर। तो ऑल्दो माइक्रो रिएक्टर के बारे में नीति आयोग ने कुछ नहीं कहा, बट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हम लोग बना सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का फायदा क्या होगा, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कैन बी यूज टू रन अ स्मॉल सिटी, जैसे फैक्ट्री एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी दे विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, एनर्जी सिक्योरिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं, यानी कि साइट स्पेसिफिक हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो रिएक्टर्स है, माइक्रो रिएक्टर्स आर अराउंड 10 मेगावाट कैपेसिटी। 10 मेगावाट कैपेसिटी के जो रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फिजन रिएक्टर्स, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो रिएक्टर्स। और इस टेक्नोलॉजी को अभी तक जैसे एडवांस कंट्री से डेवलप किया है, तो धीरे धीरे शायद आगे चल के कमर्शियल हो भी सकते हैं। तो अगर आपको सवाल बनना है तो मैं कहूँगा conventional reactor versus micro reactor versus the small modular reactor in terms of the capacity 700 plus megawatt conventional large reactors, modular reactors up to 300 megawatt, micro reactors 10 megawatt से नीचे 0 to 10 megawatt और small micro reactors, ठीक है। 10 to 300 would be the modular reactors, ठीक, राइट। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट काफी चर्चा का विषय था। आई एम क्वाइट श्योर कि इस खबर को आपने जरूर सुना होगा कि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे लड़ाई के दौरान रशिया और यूक्रेन की, वहां पे जरूर आपने इसको देखा होगा कि दिस इज दी लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन एंटायर यूरोप। ध्यान रखना है, जापोरिजिया इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन एंटायर यूरोप, जिसके ऊपर अटैक हुआ था, जिससे न्यूक्लियर एक खतरा भी मंडरा रहा था लड़ाई की वजह से। और ये जो पावर प्लांट मिलेगा ये आपको मिलेगा नेपर रिवर पे। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज फ्यूजन बेस्ड। तो कहीं पे आपको एक पिटफॉल बन सकता है कि फ्यूजन दे दे, तो कंफ्यूज नहीं करना है, कहीं पे भी फ्यूजन नहीं है, ठीक। तो ये बात हुई हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। ऑलराइट, राइट, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। अब यहाँ पे मेरा इंटेंशन है कि मैं आपके साथ बैटरी टेक्नोलॉजी को डिस्कशन करूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफी ज्यादा ट्रैक्शन आ चुका है। कई बार आपने सुना होगा, जो हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी कई बार कह चुके हैं कि 2030 तक सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे पास रहेंगी, पेट्रोल डीजल की व्हीकल्स कम हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगी। तो इसीलिए सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी प्रमोट कर रही है, काफी पुश कर रही है। अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग आइडियाज आ चुकी हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंक्लूड करेंगे, इसलिए एक रिकमेंडेशन भी आई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, हुआ नहीं है बट रिकमेंडेशन जरूर है यहाँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे सवाल बन सकता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव सेक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल डाल दे तो अभी फिलहाल नहीं है, शायद आगे चल के हो सकता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, आप जानते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब क्या होते हैं, दे रन ऑन बैटरी। मतलब एक बैटरी है, अब इस बैटरी से क्या रन हो रहा है, बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर रन हो रहा है, और ये मोटर आपकी बेसिकली व्हीकल आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जो हमारे पुराने, जैसे मेरे पास अभी गाड़ी है जो पेट्रोल गाड़ी है ना, जो डीजल वाली गाड़ी, वो आईसी इंजन पे चलेगी, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन है। तो इंटरनल कंबशन इंजन, one engine, another runs on directly electric motor is run by the battery। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से कई सारी चीजें हुई, जैसे हाल ही में ई अमृत पोर्टल लॉन्च हुआ था, इससे पहले हमारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान हुआ, फेम मिशन, राइट, फेज 2 ऑफ फेम मिशन भी शुरू हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, ई अमृत पोर्टल, NEMMP, फेम स्कीम, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। इसके अलावा सरकार की तरफ से काफी ज्यादा पुश आ रहा है टुवर्ड्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आल्सो, राइट, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में काफी पॉपुलर हो रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको समझना बहुत जरूरी है
कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है क्या। अब नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड, यानी कि कुछ दो तरह की चीजें होने वाले हैं। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल रन कैसे होता है, देखिए मुझे मुझे बेसिकली क्या करना है, गाड़ी को आगे ले जाना है। अब गाड़ी को आगे ले जाने के लिए एक तो आईसी इंजन बेस्ड प्रोपल्शन या फिर आईसी इंजन बेस्ड मूवमेंट हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर से हो सकती है। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम्स में आपको दोनों मिल जाएंगे। हाइब्रिड सिस्टम्स में आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हाइब्रिड सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए अगर एक कोई गाड़ी है जो फुल हाइब्रिड है, इसका मतलब है फुल हाइब्रिड है, इसका मतलब क्या है, यहां पे आपको आईसी इंजन भी मिलेगा और यहां पे आपको इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलेगा, ठीक है, दोनों चीजें मिलेंगी। और इनफैक्ट जब आप इसके अंदर पेट्रोल डालोगे तो ये आईसी इंजन जब भागेगा तो आईसी इंजन आपकी बैटरी को चार्ज करेगा और इस बैटरी से आपकी इलेक्ट्रिक मोटर रन होगी। लेकिन समझ लीजिएगा कि बैटरी बहुत ही क्रिटिकली लो हो चुकी है, तो दिस इंजन कैन डायरेक्टली शिफ्ट ऑन आईसी इंजन ऑल्सो। तो ये आपके पास होता है कि या तो आप आईसी इंजन पे मूव हो सकते हो या फिर आप इलेक्ट्रिक मोटर से भी मूव हो सकते हो। तो फुल हाइब्रिड में ईदर वन, दिस और दिस। बट जब भी आप बैटरी टेक्नोलॉजी रन कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, जब भी आप बैटरी पे भी रन कर रहे हो ना, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, तब भी आपका आईसी इंजन जरूर चलता रहेगा टू चार्ज दिस बैटरी रन्स इलेक्ट्रिक मोटर एंड देन योर व्हीकल रन्स फ्यूल एफिशिएंसी के। इसमें अलग अलग तरह के हाइब्रिड आपके बन सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे वो नेक्सा टेक्नोलॉजी है ना, मारुति की नेक्सा टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, उसमें देखा होगा अलग अलग हाइब्रिड्स बने हुए, कुछ कुछ माइल्ड हाइब्रिड हो सकते हैं, कुछ कुछ प्लग इन हाइब्रिड हो सकता है। अब जैसे इसमें ये जो फुल हाइब्रिड है, फुल हाइब्रिड में कोई चार्जर नहीं होता है, देयर इज नो नीड ऑफ चार्जर। फुल हाइब्रिड में चार्ज करने की चार्जर का फैसिलिटी नहीं होगा। फुल हाइब्रिड में आपको पेट्रोल डालना है, आप पेट्रोल या डीजल डालोगे, जो भी आपको डालना है, जिससे आईसी इंजन चलेगा, आईसी इंजन से बैटरी चार्ज होगी, बैटरी से आपका व्हीकल रन होगा, ठीक है। बेसिकली दैट इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन बैटरी अगर क्रिटिकली डाउन हो जाए तब डायरेक्टली आईसी इंजन पे भी वो शिफ्ट हो सकता है। यही चेंज है। इसके अलावा कुछ हो सकते हैं माइल्ड हाइब्रिड। अब माइल्ड हाइब्रिड में बेसिकली इसके अंदर कंबशन इंजन भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलेगा। और माइल्ड हाइब्रिड में क्या होता है, जब भी आप क्रूज कर रहे हो तो क्रूज करते समय या फिर एक्सेलेरेट करते समय इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड चीजें रन होंगी, यानी कि दोनों का मिश्रण से आपका रन हो जाएगा। इसके अलावा कई सारे आपको प्लग इन हाइब्रिड मिल जाते हैं। प्लग इन हाइब्रिड मतलब अगर बैटरी क्रिटिकली वीक हो गई, यहां पे भी आईसी इंजन भी मिलेगा आपको और आपकी बैटरी बेस्ड चीजें भी रन होंगी। अगर बैटरी विल रन आउट ऑफ पावर, उसको मैं चार्ज भी कर सकता हूँ, प्लग इन भी कर सकता हूँ। तो हाइब्रिड इंजन का मतलब क्या है, हाइब्रिड व्हीकल्स का मतलब है दो तरह की आईसी इंजन भी मिलेगा, बैटरी टेक्नोलॉजी, बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर भी रन होगी, तो आपके पास विकल्प है जिससे कि एनर्जी एफिशिएंसी आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये आपको समझना है, ऑलराइट, राइट। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अभी कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको ध्यान देना है कि भैया बैटरी सबसे जरूरी चीज है। बैटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और आजकल जो हमारी बैटरी की जो चीजें हैं, उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी में सबसे पहले बैटरी का वेट कम होना है, बैटरी का साइज कम होना है और बैटरी की कैपेसिटी बढ़नी है, यानी कि बहुत कम वेट में ज्यादा एनर्जी मुझे चाहिए, ज्यादा एनर्जी वो रिटेन करे, सस्टेनेबली एनर्जी को डिस्चार्ज करते रहे और अच्छे अगर केमिकल्स इस्तेमाल हो या फिर अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल हो जो इको फ्रेंडली हो, इट इज अ वेरी गुड थिंग, करेक्ट। तो यही चीज हो रही है आजकल। बैटरी टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो बैटरी टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से इवॉल्व हुई है और मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा कि कहां पे आज हम लोग स्टैंडिंग है। देखिए ये जो ग्राफ आपको बता रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो पीक कर रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डिक्लाइन कर रही है। जैसे हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी निकल कैडमियम टेक्नोलॉजी, दैट इज स्लोली एंड स्टडीली डिक्लाइनिंग, और आज सबसे पीक पे है लेड एसिड बैटरी ही जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में मिलती है। लेकिन धीरे धीरे से लिथियम आयन टेक्नोलॉजी इज गेनिंग, इट इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। आपकी सॉलिड स्टेट बैटरीज आपकी कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, सोडियम आयन बैटरीज, मैग्नीशियम आयन बैटरीज इज ग्रोइंग, ऑल्सो योर वुड बेस्ड बैटरीज आर ऑल्सो ग्रोइंग। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली हो क्या है। अब देखिए किसी भी बैटरी का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने जैसे एनसीईआरटी में जरूर पढ़ा था कि बैटरी कैसे वर्क करती है। इनफैक्ट हम लोगों ने बात की थी कोई भी सेल कैसे वर्क करता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी, ये हम लोगों ने बात की थी।
तो सेल के अंदर होता क्या है? सेल के अंदर होता है इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। कैथोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो हैपेंस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन फ्लो जिस तरफ हो रहा है आपका, उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट मूव हो रहा है। ये बेसिक आइडिया हमको पता है, दिस इज अगेन इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट 101 आइडिया। ऑलराइट, तो कुछ इसी तरह से सारी की सारी बैटरीज ऐसी ही वर्क करनी है। जो हमारी बेसिक आइडिया थी ना, एनोड होगा, कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिसकी जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपकी जो भी चीज है, वो अगर लाइट है तो लाइट जलेगी, इंजन है तो इंजन रन होगा। बेसिक आइडिया, ठीक है। अब निकल कैडमियम बैटरीज में क्या हुआ करता था, निकल और कैडमियम बेस्ड इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल होंगे। जो हमारे जो पुराने जो बैटरीज के अंदर आया करते ना, पुराने जो सेल आया करते, बैटरी आया करते, जिससे टॉर्च वगैरह जलाते थे, उसके अंदर देखना निकल कैडमियम के आपको मिलेंगे। NiCd बैटरीज धीरे धीरे से ये अभी डिक्लाइन पे चल रहे हैं। आज अगर मैं बात करूंगा, सबसे प्रोमिनेंट बैटरीज हैं लेड एसिड बैटरीज। ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना। लेड एसिड बैटरीज, आई थिंक एवरीबडी नोज लेड एसिड बैटरीज। सभी के घरों में इन्वर्टर लगा हुआ, जिसके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे लेड एसिड बैटरी ही रहेगी। या फिर आपकी गाड़ियों में, जैसे आपके बड़े बड़े ट्रकों में जो बड़ी बड़ी हैवी बैटरीज होती हैं, वो लेड एसिड बैटरी होती है। तो लेड एसिड बैटरी में क्या होगा, लेड बेस्ड इलेक्ट्रोड्स होंगे। एक तरफ लेड होगा, दूसरी तरफ लेड ऑक्साइड होगा, दो इलेक्ट्रोड्स। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है दैट वुड बी एसिडिक, सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो। और अलग अलग सेल्स में आप कनेक्ट करोगे। जैसे मेरे यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है, उसके अंदर 6 सेल हैं, 6 सेल, 2 वोल्ट्स, टोटली 12 वोल्ट्स का पावर आपका जनरेट हो जाएगा, लेड एसिड बैटरी। बट लेड एसिड बैटरी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो यार करोजिव होता है ना बैटरी, जो अंदर का इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज करोजिव। सेफ नहीं है, सेफ नहीं मतलब हैवी है, सेफ नहीं है, ज्यादा इको फ्रेंडली नहीं है, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी तो स्टोर कर लेगा, अगर डिस्चार्ज हो जाएगा, इसको चार्ज होने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ये तो हमें पता है ना, तो ये प्रॉब्लम है। तो एक तो वेट ज्यादा है, कम चार्ज होल्ड करेगा, नॉट कम चार्ज, आई वुड से चार्ज डिसेंट होल्ड करेगा, लेकिन डिस्चार्ज होने पे बहुत ज्यादा समय लेगा टू चार्ज बैक। ये कुछ डिसएडवांटेज है। अब इसी को मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं लिथियम आयन बैटरी से। अब ये लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, ये आपको हर जगह पे मिलेगी। लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी आपको हर जगह पे, जैसे आपके मोबाइल में मिल जाएगी, आपके मोबाइल्स में, आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप्स में, नॉट डेस्कटॉप, लैपटॉप, हर जगह पे आपको लिथियम आयन बैटरीज मिल रही है। अब लिथियम आयन बैटरी में लिथियम आयन यानी कि Li आयन, लिथियम आयन आपके चार्ज के तौर पे मूव हो रहा है। जब भी चार्ज होगा, लिथियम आयन्स विल मूव फ्रॉम योर कैथोड टू एनोड, ठीक है। और रिवर्स में जब भी चार्ज हो रहा है तो लिथियम आयन ट्रांसफर हो जाएगा, जब भी डिस्चार्ज हो रहा है लिथियम आयन ट्रांसफर टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करोगे विच इज जनरली सम सॉर्ट ऑफ पॉलीमर बेस्ड। आजकल हम लोग पॉलीमर बेस्ड, जेल बेस्ड, इवन ड्राई इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी में लगा होगा, वो भी अभी छोटे से छोटे साइज में। लिथियम आयन बैटरी का फायदा ये है कि बहुत ही कम साइज में, बहुत ही कम वेट में आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यानी कि एनर्जी डेंसिटी इज वेरी हाई, वेट टू एनर्जी रेशियो इज वेरी हाई। इनफैक्ट योर चार्जिंग टाइम इज ऑल्सो वेरी लेस। तो एक तो ज्यादा एनर्जी होल्ड करेगा, जल्दी चार्ज हो जाएगा, कम वेट में ज्यादा एनर्जी आपको दे रहा है। तो इसीलिए आजकल लिथियम आयन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेवलपिंग है। अब इसी में लिथियम आयन बैटरीज में ही हम लोग कह सकते हैं, या फिर दूसरी भी जो बैटरीज है, दे आर टर्निंग टुवर्ड सॉलिड स्टेट बैटरीज, यानी कि जो लिक्विड कंपोनेंट है उस चीज को हटाया जा रहा है। सॉलिड स्टेट बैटरीज की इलेक्ट्रोड सॉलिड होगा, यानी कि एनोड सॉलिड, कैथोड सॉलिड, इवन इलेक्ट्रोलाइट आपका सॉलिड होगा। तो सॉलिड स्टेट बैटरी का मतलब क्या है, एवरीथिंग दी। अब लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो लिथियम मेटल एनोड, लिथियम बेस्ड अनदर कैथोड, लिथियम या फिर जैसे ग्राफाइट या फिर आपका कार्बन बेस्ड कैथोड, एंड देन योर इवन इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो सॉलिड, एवरीथिंग इज सॉलिड। अब अगर सारी चीजें सॉलिड में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी एनर्जी डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज मच हायर, है ना। दैट इज वाई दिस इज स्टिल इन द टेस्टिंग फेज। जैसे आपने देखा होगा, जैसे वो
टेस्ला की कार वगैरह में आपने देखा होगा सॉलिड स्टेट बैटरीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर टेस्ला का एक नया मॉडल था जहां पे पूरा का पूरा जो कार का फ्लोर है दैट इज विथ बैटरीज इटसेल्फ। उस तरह की अपनी इमेजेस वगैरह देखी होंगी एंड दे डू से दैट वी आर प्रमोटिंग दी सॉलिड स्टेट बैटरीज, राइट। तो सॉलिड स्टेट बैटरीज कैन बी लिथियम आयन बैटरी और एनी अदर काइंड ऑफ बैटरी जहां पे सब कुछ सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड इलेक्ट्रोड्स, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट एज वेल, ठीक है। अब लिथियम आयन की हम लोग बात करें तो इंडिया में लिथियम आयन की डिपेंडेंसी काफी ज्यादा थी। इनफैक्ट लिथियम टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना सारा रिसर्च चल रहा है कि वो कहते हैं या फिर एक्सपर्ट्स, एनर्जी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिसके पास भी लिथियम रहेगा आगे पूरी दुनिया उसकी बनने वाली, राइट। क्योंकि लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी गेम चेंजर, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगे, जिसके पास लिथियम रहेगा वो काफी ज्यादा एडवांस करेगा। और लिथियम की जो डिपेंडेंसी थी, लिथियम कुछ जगह पे मिलता है जैसे साउथ सदर्न अमेरिका में, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, यहाँ पे काफी ज्यादा आपको लिथियम मिलेगा। लिथियम इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी आपको लिथियम मिलेगा। चाइना में भी बहुत ज्यादा लिथियम के रिजर्व्स बताए गए थे, है ना। तो इंडिया में कहीं ना कहीं लिथियम रिजर्व्स की एक कमी जरूर थी। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में अगर हम लोग इंडिया में लिथियम रिजर्व्स की बात करें तो कुछ सालों पहले मंड्या में ढूंढी गई थी, कर्नाटका की मंड्या जिले में लिथियम रिजर्व्स पाई गई थी टू द ट्यून ऑफ 14,000 टन्स। अभी तक वैसे एक्सप्लॉइट होना शुरू नहीं हुआ है, बट ये बताया गया था कि इंडिया में लिथियम की कहीं ना कहीं रिजर्व्स की कमी है। इंडिया को डिपेंड करना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज के लिए। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव होंगे, बैटरी टेक्नोलॉजी में लिथियम अगर नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन रिसेंटली कुछ ही महीने पहले हमें पता चला है कि भारत में भी एक बड़ा जैकपॉट है। भारत में भी लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं। ह्यूज लिथियम रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। ध्यान रखना है कि सवाल ये भी आ सकता है करंट अफेयर्स से कि हाल ही में लिथियम रिजर्व्स कहाँ मिले हैं हमारे देश में, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले हुए। बहुत ही ह्यूज रिजर्व्स हैं और अगर हम लोग इसको हार्नेस कर पाए ना तो हम लोग प्रोबेबली विश्व के टॉप 5 कंट्रीज लिथियम प्रोड्यूसर्स में हम लोग पहुंच जाएंगे। विल रीच इन द टॉप 5 कंट्रीज श्योर, ठीक है, राइट। अब लिथियम आयन बैटरीज के अलावा एक और बैटरी टेक्नोलॉजी जो काफी इवॉल्विंग है, इनफैक्ट इसके ऊपर भी हम लोगों ने यूट्यूब पे सेपरेट डिस्कशन जरूर की थी, सोडियम आयन बैटरीज। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी बैटरी टेक्नोलॉजी में देयर इज अ इलेक्ट्रोड, देयर इज अ एनोड, देयर इज अ कैथोड एंड देयर इज इलेक्ट्रोलाइट। और जो भी चार्ज ट्रांसफर करे, जैसे लिथियम आयन बैटरी में लिथियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ट्रांसफर। अब लिथियम के बदले सोडियम आयन अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर, दैट बिकम्स योर सोडियम आयन बैटरी। और सोडियम आयन बैटरी काफी एक इंपॉर्टेंट पोटेंशियल भरा बैटरी है जहां पे हम लोग सोडियम बेस्ड एनर्जी ट्रांसफर, सोडियम बेस्ड इलेक्ट्रिक ट्रांसफर अगर हम लोग करवा पाएंगे, अगर वो चार्ज होल्ड कर पाएगा, अगर बैटरी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। ये क्यों? क्योंकि यार सोडियम एक तो अबंडेंटली अवेलेबल है, दूसरा है ज्यादा खतरे वाली चीज नहीं है, पोल्यूशन करने वाली चीज नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और चीपर प्रोडक्ट भी बन सकते हैं इवेंचुअली। क्योंकि लिथियम अगर कॉस्टली बना तो बैटरी कॉस्टली होगी, बैटरी कॉस्टली होगी तो अल्टीमेटली गाड़ी कॉस्टली होगी। अब सोडियम आयन है तो भैया बैटरी चीप होगी, मेन कंपोनेंट। अगर बैटरी चीप होगी तो अल्टीमेटली गाड़ियां भी चीप हो जाएंगी, है ना। तो इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। सोडियम आयन बैटरी में भी रिसर्च चल रही है, मैग्नीशियम आयन बैटरीज के भी ऊपर रिसर्च चल रही है। और यहाँ पे मोस्टली कार्बन बेस्ड इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैथोड एनोड कार्बन बेस्ड होते हैं। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर यहाँ पे अभी टेस्टिंग चल रही है सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर। इसके अलावा आप बिलीव नहीं करोगे, नेसेंट टेक्नोलॉजी है वुड बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी, वुड बेस्ड बैटरी। अब आप सोचोगे यार वुड बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए वुड में आपको लिग्निन मिलता है। लिग्निन बेसिकली आपको ट्रीज के अंदर, ट्रीज का ग्लू कहा जाता है, यानी कि पेड़ों का ग्लू कहा जाता है। लिग्निन सेलुलोज से बना होता है। तो लिग्निन का इस्तेमाल करके लिग्निन बेस्ड बोथ इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करने की और उसके ऊपर टेस्ट अभी जारी है। और अगर ये होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि लिग्निन को अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू चार, है ना। लिग्निन से हम लोग चार बना सकते हैं
और 4 से या फिर 4 को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इनवर्ट, 4 को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट और एज इवन इलेक्ट्रोड। तो इसको ध्यान देना है, अगर कोई खबर आए ना इसके ऊपर तो नोट जरूर करना है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में आ जाए कि वुड बेस्ड बैटरीज हो सकती हैं या फिर वुड बेस्ड बैटरीज आ रही हैं, वुड के अंदर कौन सी चीज इस्तेमाल हो रही है, वो है लिग्निन। वुड बेस्ड बैटरीज के ऊपर भी काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गिव यू क्विक रिकैप, क्विक ओवरव्यू कि हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी किस तरह इवॉल्व हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि बैटरी टेक्नोलॉजी हमारी किस तरह इवॉल्व हुई है। जो हमारी निकल कैडमियम बैटरीज थी वो धीरे धीरे अभी डिक्लाइन फेज में जा चुकी हैं। सबसे कॉमन जो हमारे यहाँ पे अभी बैटरीज मिलती है वो लेड एसिड बैटरीज है। किसी भी ट्रक में देख लीजिए, किसी भी बस में देख लीजिए, किसी भी गाड़ी में देख लीजिए, है ना। अपने यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे भी कार में भी आपकी जो बैटरी है इट इज लेड एसिड बैटरी ओनली, बट दैट इज नॉन ओपनेबल। जैसे वहां पे इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट लिक्विड, वहां पे आपको ड्राई इलेक्ट्रोलाइट बैटरीज मिलती है ना, बट अगेन लेड एसिड बैटरी होती है। लेकिन इससे अगर आप देखोगे लिथियम आयन बैटरीज, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज, लिथियम फॉस्फोरस बैटरीज, सॉलिड स्टेट बैटरीज, सोडियम आयन बैटरीज एंड वुड बेस्ड बैटरीज आर द नेक्स्ट न्यू थिंग इन बैटरी टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना है, सभी के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू जरूर दिया है, ताकि अगर बैटरी के ऊपर कोई भी सवाल आएगा तो मैं चाहता हूं कि कोई इसको गलत ना करे, ठीक है। एंश्योर दैट यू डू नॉट कमिट एनी मिस्टेक, कोई सिली मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी से जुड़ा हुआ एक और खबर भी है फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर। भारत में फ्लेक्सिबल फ्यूल जल्दी आ सकता है। अब ध्यान रखना है फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या होता है। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है कि आपके फ्यूल के अंदर कुछ आप ब्लेंड कर रहे हो। ऑलरेडी आप जानते हो कि हमारे देश में पेट्रोल को ब्लेंड कर रहे हैं विद इथेनॉल। पेट्रोल इज बीइंग ब्लेंडेड बाय इथेनॉल। तो पेट्रोल ब्लेंडेड विद इथेनॉल इट बिकम्स फ्लेक्स फ्यूल, फ्लेक्सिबल फ्यूल। जैसे इथेनॉल कितना ब्लेंड कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी हम लोग 5% के ऊपर ब्लेंड कर रहे हैं, 10% तक ब्लेंडिंग हम लोग कर रहे हैं, 20% तक सरकार कह रहा है 20% तक ब्लेंडिंग हम लोग कर पाएंगे। इनफैक्ट 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मे नॉट इंपैक्ट योर इंजन। लेकिन जैसे ही पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की मात्रा अगर 20% के ऊपर चली जाए तो कहीं ना कहीं हमें हमारे इंजन्स के अंदर भी एक बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। तो आगे चल के हम लोग फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। तो फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है फ्लेक्सिबल फ्यूल, एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है विच इज मेड अप बाय मिक्सचर ऑफ गैसोलीन, मतलब पेट्रोल विथ मिथेनॉल, इथेनॉल एटसेट्रा। तो केवल पेट्रोल ही नहीं, डीजल भी, जैसे डीजल के अंदर अगर मैंने मिला दिया बायोडीजल, इट बिकम्स फ्लेक्सिबल फ्यूल इटसेल्फ, ठीक है, किसी भी मिक्सचर से बना हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, राइट। कई दिनों से ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस आ रहा है। सरकार की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन के प्रति कई सारे इनिशिएटिव्स आ चुके हैं। अब सवाल उठता है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल में किस तरह के हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इज द न्यू फ्यूचर, या फिर आने वाले समय में हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूल करके इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की पॉलिसी आ चुकी है। उसके अंदर भी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस है। अब सवाल उठ सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ना। अब कितने प्रकार के हाइड्रोजन हम लोग कह सकते हैं, जनरली 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन आर फाउंड, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रे हाइड्रोजन मतलब ग्रे हाइड्रोजन जो आप फॉसिल फ्यूल्स से निकालोगे, ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से निकालोगे, यानी कि आप कोल से, राइट, कोल से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन के दौरान अगर आप हाइड्रोजन गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी आपकी काफी ज्यादा हो जाती है, उसको कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट सोर्स है ब्लू हाइड्रोजन। अब ब्लू हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन विच इज बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप समझ लो आपकी गैस एक्सट्रैक्शन में, राइट, जनरेटेड बेसिकली फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी से आपने हाइड्रोजन बनाया, या फिर मैं कहता हूँ सीएनजी का भी मैं उदाहरण यहाँ पे दे सकता हूँ कि आपने नेचुरल गैस से आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज नहीं होंगे, मॉडरेट टू लो लेवल में आपकी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जरूर होंगी। ग्रे हाइड्रोजन जब भी बनता है इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली,
ब्लू हाइड्रोजन जब बनता है इट इज अ लिटिल लेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली बट स्टिल एक्सेप्टेबल लेवल पे। लेकिन सबसे बेस्ट हाइड्रोजन है ग्रीन हाइड्रोजन विच इज मेड फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। सबसे बेस्ट चीज होगी जो जब आप सोलर एनर्जी विंड एनर्जी का इस्तेमाल करोगे फॉर क्रिएटिंग हाइड्रोजन। और सबसे बेस्ट आपका सोर्स मिलेगा कैसे? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि सिंपल है, आपका पानी है, पानी को ब्रेक कर दो, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट H2 एंड यू विल गेट ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन भी आएगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा। और इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए किस तरह की एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन को डिफाइन किया गया, ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सरकार काफी ज्यादा प्रमोशन कर रही है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन इज द नेक्स्ट थिंग, इज द न्यू फ्यूचर। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन एमिशन ऑलमोस्ट जीरो है, हाइड्रोजन रहेगा तो एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिव भी बन जाएगा। इसीलिए सरकार बहुत सारी चीजें ला रही है। जैसे सरकार का ऑलरेडी नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हो चुका है, सरकार की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आई है जहां पे अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए कोई प्लांट वगैरह सेटअप करोगे तो आपको काफी अच्छी सब्सिडी मिलेगी, ट्रांसमिशन चार्जेस आपके कम होंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको फायदेमंद मिलेंगे। तो सरकार इज प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन, रिमेंबर दैट। तो प्लीज फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, तीनों पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक और खबर भी आई थी, हाल ही में खबर आई कि भारत ने पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को रन किया। अब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है? ऑफ कोर्स अब इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी आप ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन, अब ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रीन कलर का रहेगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट कनेक्टेड टू दैट, ओके। हाइड्रोजन जो लीड करता है यानी कि हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन, इट विल नॉट लीड टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इट इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो और हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर पाए तो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल में। अब सबके दिमाग में ये होता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल सर क्या बैटरी है? नहीं, आपको ये समझना है, प्लीज रिमेंबर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज नॉट लाइक अ बैटरी। किसी भी बैटरी में हम लोग एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहां पे ऑफ कोर्स हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे कि हम लोग रन करेंगे बेसिकली जो भी हमारा चीज है, राइट। आपको ध्यान रखना है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उससे कि हमारा रन हो जाए, जैसे बस रन की उन्होंने। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है वर्क कैसे करता है। यहां पे भी आपके इलेक्ट्रोलाइट होंगे, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, आपका पार्डन में 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन गैस को हम लोग एक इलेक्ट्रोड की तरफ से भेजेंगे और दूसरी तरफ से एक ऑक्सीडेंट को भेजेंगे। वो हवा हो सकती है क्योंकि हवा में भी ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा और आपको यहां पे रिएक्शन की वजह से एनर्जी कंटिन्यूअसली देता रहेगा और बाई प्रोडक्ट आपका निकलेगा पानी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल इज रैदर एनर्जी कन्वर्टर। फ्यूल सेल को हम लोग एनर्जी कन्वर्टर कहेंगे जहां पे आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, से बत्ती जल रही है। लेकिन ये एनर्जी स्टोरिंग वाला सेटअप नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इट इज नॉट एग्जैक्टली अ बैटरी बट यू कैन से इट इज अ एनर्जी कन्वर्टर। सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज अ एनर्जी कन्वर्टर विच ट्रांसफॉर्म्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक अ बैटरी जहां पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जितना हाइड्रोजन आप सप्लाई करते जाओगे उतना उतना आपका बेसिक आउटपुट आपको मिलता जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑलराइट, इसके अलावा सरकार की तरफ से वेस्ट टू एनर्जी गाइडलाइन जरूर निकले हैं। तो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम की गाइडलाइन सरकार की तरफ से निकले हैं कि जो भी वेस्ट रहेगा, सॉलिड म्युनिसिपल जो वेस्ट है, उससे कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आप प्रोड्यूस करें। और इसके लिए भी सरकार की तरफ से कई सारी फैसिलिटीज, कई सारी प्रोग्राम्स आ चुके हैं। जैसे वेस्ट टू एनर्जी मुझे कन्वर्ट करना है तो एक तो मैं थर्मल कन्वर्शन कर दूंगा। थर्मल कन्वर्शन जैसे कि इंसिनरेटर हो गया, है ना, इंसिनरेटर यानी कि सीधे सीधे जला दो, सीधे सीधे जला दो, इंसिनरेटर्स में जला दो, आपको एंड प्रोडक्ट फ्यूल निकलेगा, बचा कुछ जो भी फ्यूल है उस फ्यूल को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। या फिर थर्मोकेमिकल प्रोसेस से मैं कर सकता हूँ। थर्मोकेमिकल प्रोसेस फॉर एग्जांपल गैसिफिकेशन कर दो, है ना,
जैसे गैसिफिकेशन और पायरोलाइसिस के टेक्निक्स में इस्तेमाल करूंगा जिससे मैं फ्यूल बना सकता हूँ, या फिर बायो कन्वर्शन, बायोकेमिकल कन्वर्शन, जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करूंगा जिससे मैं बायोगैस प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो वेस्ट टू एनर्जी में क्या बना सकता हूँ, जैसे बायोगैस में बना सकता हूँ, बायोगैस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। बायोगैस, बायोमास के पैलेट्स में बना सकता हूँ, बायोमास के पैलेट्स हो गए आपके, या फिर वेस्ट टू एनर्जी, लाइक वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम्स अलग अलग आ चुके हैं कि बायो सीएनजी आप बना दो, बायोगैस जो रहेगा उसको फिल्टर आउट कर दो, बायो सीएनजी आप कर दो, प्यूरिफाइड बायोगैस आप बना सकते हो, बायोमास के पैलेट्स बना सकते हो, दूसरे भी फ्यूल्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू इंसिनरेशन, थ्रू गैसिफिकेशन, थ्रू पायरोलाइसिस, थ्रू बायोकेमिकल कन्वर्शन। तो ये सारी चीजें हम लोग जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर भी सरकार काफी ज्यादा कंटिन्यूसली प्रमोशन कर रही है, बायोगैस प्रोडक्ट्स। और बायोगैस में ध्यान रखना है, मीथेन गैस होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस होता है, तो प्यूरिफाइड बायोगैस इज कॉल्ड बायो सीएनजी, ठीक है। बायो सीएनजी में आपको मीथेन ही मिलेगा प्यूरिफाइड फॉर्म में, बायोगैस को प्यूरिफाई करो आपको बायो सीएनजी मिल जाएगा। सो इसके ऊपर काफी ज्यादा सरकार की तरफ से प्रमोशन आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, राइट। तो ये कुछ खबरें थी जो हमारी एनर्जी से जुड़ी हुई थी, राइट। आशा करता हूं कि आपके लिए मददगार रहेगा। लेट अस होप दैट अगर सवाल आए, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली आपको टॉपिक के ऊपर या फैक्चुअल बेस्ड सवाल आ सकते हैं, लेकिन इस नॉलेज को आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। कई बार डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, कई बार इंटरकनेक्शन भी आप कर सकते हो जिससे कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करें और राइट आंसर पे अराइव जरूर हो सकते हो, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी फिर से मिलेंगे। स्टिक टू योर शेड्यूल ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।